बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐमन हसन, ऐमन इकबाल, आयशा रिफ़त, अलीशा वसीम, अलीशबा इबाद, अलीज़ा असलम, अलीज़े अशद, आमना बतूल, अनाब अली, अनमता तारिक, अनस निसार, अरसलान ख़ान, असदुल्ला ख़ान, असील, तुम लोग आगे आ जाओ ना, लड़कियां या लड़के, कोई एक अलग रो में बैठा करो ना। तुम लोग जाओ, लड़कियां आगे आ जाओ। असील, अतिया अज़ीज़, आयशा खालिद, जल्दी करो, इतना सोचने का टाइम नहीं है भाई, जल्दी फास्ट। बतूल फातिमा, बुशरा मुस्तफ़ा, आयशा खालिद है, बुश कहाँ है आयशा खालिद? और अतिया अजीज़ कौन है? कहाँ है? आप हैं। बुशरा परवीन, ईमान, फरिया अहमद, जल्दी करो ना, तुम दोनों को क्या हो गया? नहीं, आप एक सेकंड ना, आपकी नज़र में टीचर की बात अहम है या अपनी बात अहम है? और ये मैं आपको उसूल बताऊं, शरीयत का यही है कि जो उस्ताद बोल रहे हैं ना वो मान लो बस। फरिया अहमद का है, हुदा अनीस, अगर वो गलत भी बोले तो भी मान लो, ये और अच्छी बात आपको बता रहा हूँ। और इसी तरह आपके पेरेंट्स भी अगर गलत भी बोल रहे हो ना तो उनकी बात मान लो। और ख़ुसूसन आपके रिश्ते और शादी के मामले के अंदर भी, क्योंकि वो आपकी रग रग से, नस्ल से आपसे वाकिफ़ है। जब से आप पैदा हुए थे ना, पोटी पीछी बेख्तियार निकाल देते थे आपको, तब से वो दोनों अच्छी तरह जानते हैं। तो वो आपकी जो नेचर होती है ना उसके हिसाब से रिश्ता ढूंढते हैं, और आप अपनी नेचर के ख़िलाफ़ ढूंढते हैं। जो ख़ुद पसंद करते हैं वो गलत होता है, इसीलिए उनको पता होता है कि इधर
साथ चलेगा और किधर नहीं चलेगा। और औलाद बोलती है नहीं ये गलत फ़ैसला कर रहे हैं, मेरा डिसीजन बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। क्योंकि अपनी चलाते हैं, फिर 2-4 महीने और 2-4 साल बाद ना वो डाइवोर्स और सेपरेशन करके खुशी से बैठे हुए होते हैं। ये मतलब हैरत है आपके दिमाग पे कि आप अपने डिसीजन, आपका डिसीजन कुछ है, उसकी कोई हैसियत है, तक का भी हैसियत नहीं है। जो आपके पेरेंट्स हैं, वालिदैन, जिन्होंने आपको बचपन से पाला है, आ जाओ ना, जिन्होंने गोदों में आपको परवान चढ़ाया, वो आपकी नस्ल नस नस से जिसको कहते हैं ना, वो वाकिफ़ होते हैं। और आपको लगता है वो गलत फ़ैसला कर रहे हैं, जबकि वो ठीक फ़ैसला कर रहे होते हैं। फ़रिया अहमद, हुदा अनीस, कशफ कलीम, कशफ मुग़ल, लबीबा महमूद, लबीबा, हाँ आ रही है तो आए या ना आए, लाइबा, लारेब तुर्क, मोहम्मद बख्श बलोच, माहम खान, मनाइल शाहिद, मारिया नसीम, महक, मोहम्मद कैस शेख, मुनज़्ज़ा तबस्सुम, नमरा नाज, निमरा अत्तारी, उमेहा बिनत आरिफ, कुरतुलैन, रफ़िया अलीम, रक्षा कुमारी, रमना इरफान, रोहम रेहान, सफ़ीना अकबर, सारा, शफ़ान, शाज, शीज़ा खान, सोहा खान, सुंगर रानी, सुहानी, सैयदा फ़िज़ा, जल्दी बैठ जाओ, सैयदा हुनैज़ा अली, सैयदा तूबा इम्तियाज़, सैयदा तूबा किरण, तैयब अहमद, तैयबा, तहरीन वक़ार, वानिया ख़ान, युसरा हयात, ज़ारा, ज़ीनिया। जो अभी आए जल्दी से नाम बताएं। एक सेकेंड, लबीबा और फ़रिया, और दूसरी फ़रिया, और उम्मे अतिया तो इधर वो डिसेबल हुआ है। और कौन है? लॉक हुआ है अटेंडेंस आपकी। और कौन है? बस हाँ जी, ये स्लाइड्स हमारी कहाँ तक हो गई थी? आगे तक चले गए थे। डिवीज़न ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स हो गए। कैनाल वाटर डिस्प्यूट भी मैंने आपको बता दिया था किस तरीके से पानी की तकसीम हुई। डिसीजन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। मोबाइल फ़ोन बंद कर दो वरना अब मैं स्विच ऑफ करा के आगे रखवा दूंगा। जी नहीं, क्लास में नहीं खाते, ये बेहयाई की निशानी है। यही पूछ रही हो कि ना खाऊं ना, तो खाऊंगा तो बेहया बन जाऊंगा। किसी को तो बाहया छोड़ो, खुल्लम खुल्ला नहीं खाते, ये चार दीवारी में छुप के खाते हैं। डिसीजन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। The Indian princely states numbering 562 comprise of 1/3 Indian territory and a quarter of population। देखिए, प्रिंसली रियासतों का जो इल्हाक हुआ, उनको ज्वाइन किया गया शाही रियासतों के साथ। ये 562 में एक जो देखा जाए तो 1/3 हिंदुस्तानी इलाका और 1/4 आबादी पर ये मुश्तमिल था। कोई स्टूडेंट इसको ज़रा सा पढ़ ले ताकि फिर हम समझा दें। आगे से फर्स्ट रॉ से शुरू कर लें आप, राइट हैंड साइड वाली फर्स्ट रॉ। चलें वहाँ से शुरू कर लें। नज़र आ रहे हैं? तो तुम वहाँ बैठी क्यों हो जब वहाँ से तुम्हें नज़र?
यहाँ भी सीट खाली थी। आप शुरू कर लें। भाई प्रेजेंटेशन की तैयारी की क्लास नहीं है, सब अपने मोबाइल बंद कर दें और पेपर सब बंद कर दें। जो इन्होंने कॉपियाँ खोली हैं जिसने भी, ये पेपर प्रिपरेशन, वो अपनी प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन या उस सब की क्लास नहीं है। चलें। यहाँ नहीं बैठो, वहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। जी हो गया कंप्लीट। खामोश हो जाओ, बातें नहीं करे कोई, मैं क्लास से निकाल दूंगा अब। ये यहाँ पर डिफरेंट रियासतें जो उस वक्त जुड़ी थीं और एक साथ उनका जॉइंट किया गया था, उनको मुख्तलिफ़ रियासतें थीं। जब डिवीज़न हो रहा था, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान के वक्त जो प्रॉब्लम्स मसाइल सामने आए, उनमें से एक ये भी था कि देखा जाए तो मशीनरी की भी डिवीज़न होनी थी, रियासतों की भी थी। इसी तरह जो मुख्तलिफ़ रियासतों के शहज़ादे थे, इक़्तिदार में उस वक्त मौजूद थे, उनकी लड़ाइयाँ फिर अलग थीं। मुल्क की तकसीम के अंदर, रियासतों के अंदर, स्टेट्स में 12 मई 1946 को कैबिनेट मिशन जो इन तकरीबन तमाम रियासतों के जो शहज़ादे थे, समझ लें बड़े थे, उन्होंने एक आपस में मीटिंग बिठाई, आपस में अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, और उसी में मुख्तलिफ़ अपने मजहबी ख्वाहिशात को भी पूरा करने के लिए। तो ये वो उस सिलसिले से बात चल रही है। चलें नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएं। अब एक बड़ी रियासत जो उस वक्त थी वो जूनागढ़ की थी। इसको उसके साथ वाली लड़की पढ़ ले थोड़ा सा, जिन्होंने अभी रीड किया था। जूनागढ़ भी देखा जाए तो कराची से करीब 300 मील के फासले पर एक रियासत थी, छोटी सी। हालांकि इनका रकबा जो है वो 3337 था और 7 लाख की आबादी है। ये यही चाहते थे कि हम कराची के साथ यानी पाकिस्तान के साथ इनका इल्हाक हो, लेकिन देखा जाए तो भारत की बर्बरियत की वजह से और वहाँ के लोगों के मुख्तलिफ़ मफादात की बुनियाद पर उन्होंने इस रियासत को पाकिस्तान के साथ जुड़ने नहीं दिया उस वक्त। अब जो जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था, ये भी उस वक्त देखा जाए तो गवर्नर जनरल था। इसको भी टेलीग्राफ भेजे गए थे मुख्तलिफ़, और उनकी ख़ुद मुख्तारी के एतबार से भी जो वहाँ की रियासत के लोग चाहते थे उसके मुताबिक उनको फ़ैसला लेने का भी हक़ हासिल था, लेकिन उसके बावजूद जो है इनको पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ने दिया जा रहा था। तो ये मसाइल उस वक्त दरपेश थे। बस तुम अगर पॉइंट्स भी समझ जाओ तो ये काफ़ी है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, कश्मीर की रियासत। उसका हाल आपके सामने अब तक है मौजूदा, आप पढ़ लें यहाँ से। कश्मीर खामोश हो जाओ। It has its boundaries with Tibet, China, Russia and Afghanistan, which have great देखा जाए कश्मीरी रियासत जो है ये एक बहुत बड़े रकबे पर फैली हुई थी और दोनों जानिब से इन दोनों मुल्कों को जुड़ रही थी, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ बॉर्डर इसके साथ जुड़ रहे थे मुल्कों के, तिब्बत, चीन, रूस, अफ़गानिस्तान वगैरह। स्ट्रेटजिकल वाइज देखा जाए तो ये रियासत बहुत पावरफुल थी, ताकतवर थी, और इसके अंदर और भी बहुत सी मादनियात देखा जाए नेचुरली वाइज वो मौजूद थी।
उसके मुताबिक जो मरदमशुमारी भी 1941 की हुई थी, तो इसकी कुल आबादी देखा जाए 40 लाख के करीब उस वक्त थी। यहाँ का जो हुक्मरान था वो गुलाम सिंह, उसकी हुकूमत थी जो डोगरा ख़ानदान का था, और ये भी यही चाहता था कि अपने इस रियासत को जो है ना सेपरेटली लेकर चले, क्योंकि वो यहाँ की मादनियात और इस की कीमत को अच्छी तरह जानता था। इसलिए वो इल्हाक तो इब्तदा में नहीं चाहता था, लेकिन बाद में चूँकि यहाँ पर भी देखा जाए तो मुसलमानों की तादाद मेजॉरिटी के अंदर बहुत ज़्यादा थी, तो उसकी बुनियाद पर जो अगर वहाँ की हक़ खुद इरादियत देखा जाए उसके मुताबिक फ़ैसला कराया जाता था, तो वो पाकिस्तान के साथ रियासत को जुड़ने के ही मुताल्लिक उनकी हमेशा राय होती थी, और आज तक वही राय है। लेकिन उस राय को शुरू से जो है ना अब तक दबाया गया है और इनको पाकिस्तान के साथ इल्हाक नहीं होने दिया गया। हाँ, जो हिस्सा इन्होंने उनसे टूटा और इनके कब्ज़े में कंट्रोल में आ गया, जिसको हम आज़ाद कश्मीर का पार्ट कहते हैं, और जो दूसरा पार्ट है वो जम्मू कश्मीर का है, वो हिंदुस्तान के अंदर ही रह गया। और आज तक जो है ना वो तनाज़ा यूएनओ के अंदर उस वक्त से मौजूद है, और उसका फ़ैसला जो देखा जाए वो यही था कि ये पाकिस्तान के साथ ही इसका इल्हाक होगा वहाँ के मुसलमानों की एज आ मेजॉरिटी वाइज। चलें भाई, थर्ड रियासत हैदराबाद, आप पढ़ लें। क्या हो गया, बैठ जाओ। हैदराबाद भी देखा जाए, किसका मोबाइल बज रहा है? आपका बज रहा है। तो इनकी जो सालाना आमदनी भी थी वो 260 मिलियन थी। 1,60,00,000 आबादी, एक बहुत बड़ी आबादी थी। 82,000 इसका रकबा था। तो उस एतबार से भी देखा जाए वहाँ भी जबकि मुस्लिम अक्सरियत ही मौजूद थी, और उसके एतबार से मेजॉरिटी वाइज जो है चूँकि मुस्लिम थे, तो इस पूरी रियासत को भी पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए था अगर मेजॉरिटी वाइज जो कानून बना था अंग्रेज़ की तरफ से उसके मुताबिक। तो बस ये पॉइंट वाइज याद रखो, और जो मैं चंद सेंटेंस आपको बता रहा हूँ उसको जहन में रखो। चले भाई नेक्स्ट। चलो छोड़ दो बस इसको, ये यहीं तक है। फिर इसके बाद जो है ना नेशनल हीरोज़ हैं, इसको देख लो। पेपर पैटर्न मैंने आपको बता दिया, दोबारा थोड़ा सा और समझा भी देता हूँ। चलें यहाँ से पढ़ लो। मोहम्मद अली जिन्ना, ये नेशनल हीरोज़ हैं। नेशनल हीरोज़ में कभी भी जो है ना हमारे इस वक्त मौजूदा जो अगर हीरोज़ हैं वो नेशनल हीरोज़ नहीं होते, वो चाहे जितना बड़ा लीडर हो, हुक्मरान हो, हाकिम हो, जो भी हो, लेकिन वो नेशनल हीरो के अंदर काउंट नहीं होता। ये नेशनल हीरोज़ से वो मुराद होते हैं कि जो पाकिस्तान के बनाने के अंदर जिनका अहम किरदार रहा है, वो मुराद होते हैं। चलें पढ़ लें। हाँ, लायर है या लॉयर है? लायर तो झूठे को बोलते हैं, बहुत बड़ा झूठा है। चलें, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बानी देखा जाए तो जनरल मोहम्मद अली जिन्ना है, और एक वकील हैं, सियासतदान हैं पाकिस्तान के। देखा जाए तो बानी भी हैं, सुप्रीम लीडर भी कह सकते हैं। और 14 अगस्त 1947 तक इनकी मेहनत रही है, 1913 से 1913 से लेकर, और पाकिस्तान की आज़ादी के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के रहनुमा के तौर पे खिदमत सर्विसेज देते रहे, और अपनी मौत के वक्त जो है वो पाकिस्तान के गोया गवर्नर जनरल थे। इसी तरह फिर इनके वालिदैन मीठी बाई, और इसी तरह जो है वो पूंजा, तो ये हैं, ठीक है ना। और 1876 में ये कराची में पैदा हुए थे। उस वक्त देखा जाए तो कराची का जो कलाची नाम था पुराना। वफ़ात इनकी 11 सितंबर 1948 है, 25 सितंबर 1948।
दारुल हुकूमत जो इलाका डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, उसके ये जो है ना एक शरीक भी रहे। इसी तरह इनकी रतन बाई जो हैं वो ज़ौजा थी, और इसी तरह इनके जो बच्चे थे वो एमी बाई, और आगे चलो तो कौमियत इनकी देखा जाए वो बरतानवी थी, ठीक है ना, उस एतबार से। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम लीग पाकिस्तान के ये एक अहम रुकन साज, कमेटी साज नुमाइंदे थे। चलें नेक्स्ट कर लें। मोहम्मद इकबाल, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, ये सेकंड नेशनल हीरो। चलें भाई। Muhammad Iqbal, widely known as Allama Iqbal, was a poet, philosopher, and politician, as well as an academic, barrister, and scholar in British India, who is widely regarded as having inspired the Pakistan movement. Parents: Sheikh Nur Muhammad Imam Bibi, born November 1877, Sialkot, died April 21, 1938, Lahore. Children: Javed Iqbal, nationality British. मोहम्मद इकबाल रियल नेम है, असल जो इन्हें जाना जाता है वो अल्लामा इकबाल के नाम से बड़े पैमाने पे जाना जाता है। एक फ़लसफ़ी भी थे, शायर भी और सियासतदान भी थे। और देखा जाए तो बरसग़ीर के अंदर मुसलमानों की असल तहरीक और ज़हनी एतबार से उनको तब्दील करने वाले अल्लामा इकबाल ही थे। फिर इनके वालिदैन का नाम देख लो, पैदाइश देख लो, इनका वफ़ात देख लो, ये 2-3 पॉइंट होते हैं, ठीक है ना, किसी का भी इंट्रोडक्शन नेशनल वाइज हो। चलें। सर सैयद अहमद ख़ान। Sir Syed Ahmed Khan was born in a noble family on 17 October 1817 in Delhi. He got his primary education from his maternal grandfather, which included कौन है? the study of Holy Quran. तो ये तो हम तो जॉइंटिस का इलाज करते हैं, 3 दिन में सही हो जाता है। बैठ जाओ, मैं अभी दम कर देता हूँ, देखना। ये नहीं लेके नहीं जाओ, अभी मैं ये वाली है, क्या नाम है? बिस्मा, युसरा। हाँ बेटी रहा, मैं अभी तुम्हें दम कर देता हूँ, पता ही नहीं चलेगा। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, अभी मैं बता देता हूँ आपको। चलो भाई, हो गया माशाल्लाह। बात यह है कि ये जो जॉइंटिस है, पीलिया है, इसका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है, इसका इलाज रूहानी ही है। और जिसको इजाज़त मिली है वो दम कर दे, 3 दिन इसका होता है दम, तो ये पूरा पीलिया उतर जाता है। ये तो कितने लोग माशाल्लाह आते हैं और 2 दिन में उतर जाता है, फिर भाग जाते हैं, तीसरे दिन भी आना नहीं पड़ता। और कितने लोग हमारे पास मस्जिद आते हैं, दम कराते हैं, सही हो जाते हैं माशाल्लाह। तो ये तो हमारे अपने बच्चे, इनको दम नहीं करेंगे तो फिर किससे करेंगे? और इसके कोई पैसे भी नहीं लेते हम, अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। और इस ज़माने में फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें बहुत कम रह गई हैं, ठीक है ना, हर चीज़ के लोग पैसे ले रहे हैं। तो ये तो आपकी तबीयत अभी सही हो गई होगी, और नहीं हुई तो 2-3 मिनट में ये ठीक हो जाती है। और ये पीलिया आँखों से चेक हो जाता है, पता चलता है अगर पीला हो रहा है चेहरा, आँखें ज़्यादा पहले येलोइश होती हैं, पीलापन आ जाता है उसमें। भाई इसमें हम अस्पागोल देते हैं दम करके, और मज़ीद अगर किसी को बहुत तेज़ होता है और इतनी आसानी से नहीं उतर रहा होता। तो बाकी ये कि अब ये तो ना मैं आऊँगा पूरा वीक, मैं दूसरी जगहों पे क्लासें होती हैं, वरना 3 दिन हम करते हैं तो ये सख्त से सख्त पीलिया माशाल्लाह उतर जाता है। और एक साहब का बेटा था, वो तकरीबन 11 साल की उम्र थी,
वो एक दफ़ा वहाँ हमारे पास आ गया, तो उसको दम किया माशाल्लाह, मोबाइल बंद कर दो, मोबाइल बंद कर दो, ये भी पार्ट ऑफ क्लास ही है, ये आपका सब्जेक्ट का ही पार्ट है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ये मोबाइल आपके बाद में काम नहीं आएगा, जब आपको अफसोस हो रहा होगा या आप रो रही होगी या चीख रही होगी किसी परेशानी की वजह से, तो ये मोबाइल कोई साथ नहीं देगा, लेकिन बातें आपको साथ दे देंगी इंशाल्लाह। तो वो 11 साल उम्र थी और कह रहा था, जब उसको पहले दिन दम किया तो बड़ा फ़र्क पड़ा, दूसरे दिन तीसरे दिन पूरा ठीक हो गया। तो वो जो उसका वालिद था वो रोने लग गया बेचारा, और कहने लगा कि हज़रत बचपन से मेरे बच्चे को ना बाय बर्थ जॉइंटिस है, और मैंने लाखों रुपए पाकिस्तान से बाहर भी ले गया मैं इसके इलाज कराने, लाखों रुपए खर्च कर चुका हूँ, इसका जॉइंटिस ही नहीं उतरता था, ये आपने बस 2-3 दिन किया और ये उतर गया। तो पैर पकड़ ला था हमने, उससे जान छुड़ाई, भाई पीछे हो जाओ। फिर एक 1.5 साल के बाद वो कहीं मिल गया, तो वहाँ ऐसे चिमट गया खुशी से कि आप मुझे याद है, ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते आपको। तो लोगों की खिदमत ये तो भाई हमारा बिल्कुल नस्बुल ऐन है, ज़रूरी है। चलें, सर सैयद अहमद ख़ान 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में एक शरीफ घराने में पैदा हुए, और आपने इब्तदाई तालीम अपने नाना से ही हासिल की, जिसमें कुरान पाक, अरबिक, फ़ारसी अदब का मुताल्ला था, और इनकी तारीख़ जो इन्होंने उसमें चीज़ें और मज़ीद पढ़ी, रियाजी, तिब, उसके अंदर भी कमाल हासिल किया। अपनी मुकम्मल तालीम इन्होंने करने के बाद सर सैयद 1837 में सरकारी मुलाजमत में शामिल हो गए। 1846 में चीफ जज के ओहदे पर भी फाइज हुए, और मुख्तलिफ़ खदमात जो है वो करते रहे। फतेहपुर के अंदर, मैनपुर के अंदर 1857 की जंग के आज़ादी के दौरान वो बजनौर में काम कर रहे थे, और अपनी जान को ख़तरे में डाल के इन्होंने बहुत सी ख़वातीन और बच्चों की जान भी बचाई थी, जिस पर इनको फिर बाद में एक ग्लोबल इनाम भी मिला था। चलें जी, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी एक आलिम दीन है, और 1947 से 1958 तक ये इनकी पैदाइश है और वफ़ात है। ख़तीब रहे, सियासतदान रहे, वली रहे, शागिर्द शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन के खलीफा हैं। मौलाना देवबंद के सरकर्दा मजहबी रहनुमाओं में से इनका ताल्लुक़ रहा है। इन्होंने पाकिस्तान के मुतालबे के लिए मुसलमानों के जज्बात बदलने में अहम किरदार अदा किया। 1885 में यूपी भारत में पैदा हुए थे। इनके वालिद मौलाना फजलुर रहमान है, उनका ताल्लुक़ भी देवबंद से रहा, और मशहूर उस्मानी ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ था। गैर मामूली सलाहियतों की बुनियाद पर देखा जाए तो इन्होंने बचपन से ही मदरसे देवबंद में तालीम हासिल की, और तमाम तर इम्तिहानात में इम्तियाज़ी नंबर हासिल किए, यानी कि टॉप किया करते थे। ऐसा अल्लाह ने इनको अपना दिमाग जो है ना दिमाग बनाया था। 1908 में अपना आखिरी इम्तिहान इन्होंने क्लियर किया, और इनकी ज़बरदस्त सलाहियतों को देखते हुए अकेडमिक ने इनको अपने ही हायर कर लिया पढ़ाने के लिए, यानी कि दारुल उलूम देवबंद मदरसे में ही। फिर हिजाज़ में ख़ुद साख्ता जिला वितनी इन्होंने उस दौरान 1950 में उस्ताद इनके जो टीचर थे महमूदुल हसन, उनकी गैर मौजूदगी में मौलाना उस्मानी देवबंद में लेक्चर दिया करते थे। यानी कि ये एक बहुत ऊंचा मर्तबा होता है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, वो अगर किसी टूर पे चला जाए और अपने किसी काबिल स्टूडेंट को अपनी जगह लेक्चर्स दे के जाए, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इनको देकर जाया करते थे। तहरीक पाकिस्तान उसकी इब्तदा में तो मुखालफत किए, लेकिन ज़हीन थे चूँकि बहुत ज़्यादा, तो क़यादत भी की। आज़ाद मुस्लिम रियासत की जद्दोजहद में बढ़ चढ़ कर इन्होंने बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया, कायद-ए-आज़म का भरपूर साथ दिया, और उनके मुआविन ख़ास रहे तमाम तहरीकों के अंदर। ठीक है, ये कौन है? मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी, बहुत बड़ा नाम है उलमा में से। चलें, शाह वलीउल्लाह, किसका नंबर था? ये वाली लड़की। चलें, family in Delhi on 21st January 1703.
social and cultural uplift of Muslims in India. His sincere efforts to revive Islamic spirit amongst Muslims who were heading towards social classes. शाह वलीउल्लाह भी एक अजीम वली है और नेक इंसान थे बहुत ज़्यादा। 21 फरवरी 1703 को दिल्ली के एक मुत्तकी यानी परहेजगार, गुनाहों से बचने वाले घराने में पैदा हुए। हिंदुस्तान में मुसलमानों की अखलाकी, सियासी, समाजी जितनी तरबियत कर सकते थे बेहद उसके लिए इन्होंने कोशिशें की और इनकी मुखलिसाना कोशिशें थीं। और शाह वलीउल्लाह मदरसा रहीमिया में ही तालीम हासिल की, जो इनके वालिद ने ख़ुद ये मदरसा अकेडमी बनाई थी, और वहीं पर 12 साल तक पढ़ाते भी रहे। 1724 में हज के लिए अरब रवाना हुए तो अरब में क़याम के दौरान आपने मजहबी मज़ामीन में आला तालीम भी हासिल कर ली। हज करने गए लेकिन इल्म भी सीख कर आ गए, और ये शेख अबू ताहिर बिन इब्राहिम से बहुत मुतासिर थे, तो जो उस वक्त के एक अजीम आलिम भी थे। 1732 में दिल्ली वापस आए तो मुग़ल सल्तनत का उस वक्त ज़वाल शुरू हो चुका था, यानी कि वो पस्ती की जानिब जा रही थी। तो सारा इल्म सीखने सिखाने के बाद फिर इन्होंने अपने कारनामे शुरू किए। पाकिस्तान बरसगीर के अंदर एक पाकिस्तान की तहरीक चलाने में। चलें, सैयद अहमद शहीद बरेली कौन था? चलें भाई, बातें नहीं करें। सैयद अहमद शहीद 1786 में राय बरेली में पैदा हुए, और बरेलवी कोई एक अलग मज़हब नहीं होता, ये एक जगह का नाम है। जैसे देवबंद एक जगह का नाम है, वहाँ के लोग देवबंदी कहला रहे होते हैं। बरेली एक जगह का नाम है, वहाँ के लोग बरेलवी कहला रहे होते हैं। कराची रहने वाले लोग कराचवी कहला रहे होते हैं। लाहौर के रहने वाले लाहौरी कहला रहे होते हैं। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है, ना कोई परेशान कौन बात होती है। वो शाह वलीउल्लाह की तबलीग से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। कौन? सैयद अहमद शहीद। और अपने बेटे शाह अब्दुल अज़ीज़ के सब देखा जाए तो पैरोकार भी थे, यानी कि अपने बेटे की इल्म की पुख्तगी की बुनियाद पर उसके अमल पर चलना ये बहुत बड़ी बात होती है। ऐसी औलादें अब नहीं हैं, ख़त्म हो चुकी, कि जिनके अमल पर बाप अमल करने लग जाए, ऐसा अब नहीं दिखता अल्हम्दुलिल्लाह। अब बच्चों में वो सलाहियतें, खुद मानने की उनके अंदर सलाहियत नहीं है तो मनवाने की सलाहियत कहाँ से पैदा होगी? बात को मान लेना ये सलाहियत शैतान में नहीं है और न शैतान के पैरोकारों में, क्योंकि अल्लाह ने यही तो हुक्म दिया था, भाई सजदा करो, शैतान ने माना। कितने नबियों को उसने कहा कि क्या अल्लाह मुझे माफ़ कर सकता है? उन्होंने कहा बिल्कुल, आज भी माफ़ कर देगा, मान ले बात, सजदा कर ले। कहा वो नहीं करूँगा, उसके बगैर माने, उसके बगैर नहीं होगा। तो ये शैतान की आदत है कि वो नहीं मानता और ना अपने चेलों को मानने देता है। और जो मान ले बात अपने उस्ताद की, अपने टीचर की, अपने वालिदैन की, अपने से बड़ों की, सर झुका दे, बस ये फिर मनवाना भी जानता है। जब तक मानोगे नहीं तो मनवा नहीं सकते। अब लड़की दूसरे घर जाती है, वो कहती है मेरी मानो बस। भाई पहले आपको उनकी माननी पड़ेगी, दबना पड़ेगा, पिसना पड़ेगा, फिर एक वक्त आ जाएगा फिर आप मनवा लेंगी। ये हकीकत है। बहरहाल अल्लाह में सिखा दे। घरों के टूटने की ये भी वजूहात है। लोग कहते हैं ना कि लड़की के हाथों से नहीं घर टूटता, ज़बान से टूट जाता है। तो वो इसीलिए एक अल्लाह वाले के पास आई थी कि बहुत फड्डे होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, कोई इलाज। तो उन्होंने कहा मैं तावीज़ दे देता हूँ, ये आपने ज़बान के नीचे रखना है, जैसे ही लड़ाई शुरू हो ज़बान के नीचे रखना है। तो लड़ाई शुरू, इसने ज़बान के नीचे रख दिया। नहीं, फिर भी बोल रही थी ये बाज आती हैं। बोला नहीं होगा, तुम्हारा अभी वास्ता नहीं पड़ा ना बेटा, वो वाला वास्ता नहीं पड़ा जो असल वाला होता है। ये तो सब ड्रामा और नकली चल रहा है खेल। तो बस वो
ज़बान के नीचे रखकर फिर भी लड़ लिए। तो उसने समझाया था आगे भी कि अगर लड़ाई बढ़ रही हो तो उसको और दबाना है। तो अब इसने जब दबा रही है तो बोलना नहीं जा रहा, बोलना भी चाह रही है। जब और पूरा दबा दिया तो अब तो ज़बान हिल ही नहीं रही ना। और ख़ुद ब खुद लड़ाई एकदम उसने देखा, वाकई जितना जिस कदर दबा रही हूँ ज़ोर से, उन्होंने कहा था जितना दबाओगी ज़बान के नीचे इसको उतना तेज़ी से लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हो गई लड़ाई ख़त्म। भाई एक मोबाइल जो है ना आप अपना बंद करें, इधर इसको दे दें, आगे वाली लड़की को दें, इसको दें, बंद करके दे दें इसको। मानने की सिफत मैंने अभी बताया ना कि बात माननी है, बंद करके दे दो ना इसको। मैं कह रहा हूँ इसलिए, नहीं यहाँ पे नहीं, मैं चूँकि कह रहा हूँ तो आप बंद करके इसको दे दें, क्योंकि मुझे पता है ना उसमें ऐसा करंट है और आप में भी है कि वो एकदम जुड़ जाता है। वो आप फिर ना चाहते हुए जो है ना, पकड़ो, लो उसका मोबाइल आगे रखो। अब तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करेगा, उल्टा करके रख दो। तुम उठ जाओ यहाँ से, उठ जाओ, ये सारा तान तोबड़ा उठाओ अपना साथ में, और इधर आके बैठो या यहाँ बैठ जाओ आगे। स्पेशल चाइल्ड हो ना आप यहाँ, क्योंकि मैं तो कितनी दफ़ा तो मना कर चुका, आप तो स्पेशल ही बन गए ना। वो सो रही है, उसको जगाओ। बहन जी, बहन जी जाग जाओ आप, ये सोने की क्लास नहीं है, इधर सोना नहीं सिखा रहे हम। जाए जल्दी से, पहले से होकर आए करें। अच्छा, तो ये है सैयद अहमद शहीद बरेली, इनके बहुत से कारनामे, उनको आप देख लीजिएगा, टू द पॉइंट समझ लिएगा। आगे चलें जी, ये पढ़ लें अगला। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, आप पढ़ें जी। क्या हो गया? आवाज़ नहीं है आपके पास, क्यों? क्यों भाई, खैरियत? जब एक नेमत हो उससे कभी भी इनकार नहीं करते, उसका शुक्र अदा करते। कुरान भी यही कहता है, फ़इन शक्करतुम लाज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। जो हमने तुम्हें नेमत दी है, अगर तुम उसकी नाशुक्री करोगे, शुक्र अदा करते रहोगे तो अल्लाह कहते हैं मैं उस नेमत को और बढ़ा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो मैं छीन लूँगा। तो अगर अल्लाह ने आपको आवाज़ दी है, ज़बान दी है, और आप बोल सकते हैं, और आप कहते हैं मैं नहीं बोल सकता, मेरी आवाज़ नहीं निकलती, चलो ये ऐसा होता है, ये दूसरा सीन होगा, ये हमारे साथ भी बचपन में हुआ है। और फिर अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह ज़बान खोली है। बचपन में मेरे साथ भी ऐसा हुआ, हिफ्ज़ के अंदर, मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि हम भी थे मेहनत करने वाले बच्चे और पढ़ने वाले। तो हिफ्ज़ लेकिन ऐसा कमाल है कि बड़ों को सीधा कर देता है। हिफ्ज़ करना इतना आसान भी नहीं है, बहुत मेहनत है। तो जब हम हिफ्ज़ में गए तो पूरी मेहनत कर ली सारी, जिसके बाद फिर मेहनत बचती नहीं है, वो लेवल तक मेहनत करी माशाल्लाह। लेकिन फिर सबक सुनाया सुबह जब, तो गलती आ गई और उस्ताद ने एक रख के चमाट मार दिया, तो फिर मेरी आवाज़ बंद हो गई, क्योंकि हसास बहुत था। इसको कहते हैं सेंसिटिव होते बाज़ बच्चे। लेकिन उस वक्त मेरी उम्र 11-12 साल थी और मैं बहुत सेंसिटिव था। मैं कभी किसी से मार, यानी वालिदैन से भी नहीं खाई, माशाल्लाह कोई ऐसी हरकत करते ही नहीं थे हम, बचते थे। तो आवाज़ बंद हो गई। अब उस्ताद तो हिफ्ज़ के आपको पता है कैसे जल्लाद होते हैं माशाल्लाह, लेकिन हमारे उस्ताद जल्लाद होने के बाद भी मैं उनको अपनी दुआओं में याद रखता हूँ, और मेरे उस्ताद हैं, चाहे जैसे भी थे, मेरा उस्ताद है, बेहतरीन है। उसने मुझे कुरान याद करा दिया, भले एक दफ़ा मारा भी, लेकिन फिर हमने पूरे 4 साल में उनको मारने का मौका नहीं दिया। फिर मैंने फार्मूला अपनाया था। तो उस दिन उन्होंने बहुत कोशिश कर ली कि मेरी आवाज़ निकल जाए, नहीं निकली आवाज़। पानी पिला दिया, सब कुछ कर लिया, मुझे क्लास से उन्होंने छोड़ दिया, भाई लेट जा जाके। भाई ने बता दिया था इसकी आज तो आवाज़ नहीं निकलेगी, कल निकलेगी। तो उस्ताद समझ गए थे कि ये बच्चा अलग है, नहीं निकली थी। फिर मैंने फार्मूला अपनाया कि मैं हिफ्ज़ के
3-4 सबक याद करके रखता था, जिससे फिर सबक सुनाते हुए गलती नहीं आती थी। यानी कि मुझे जो कल सबक सुनाना है वो मुझे 3 दिन पहले से याद होता था, तो मैं 3 दिन से उसको रोज़ाना रिवाइज कर रहा होता था, तो वो इतना पक्का हो जाता था कि उसमें अब गलती आना नामुमकिन हो जाता था। फर्स्ट टाइम में आपने कल पूरा दिन याद किया और अब सुबह भी सुनाओगे, गलती आ सकती है, चाहे जितना अच्छा दिमाग हो, जितना रट्टा मारने वाला हो, गलती कर जाता है। लेकिन जब हमने ये फार्मूला अपनाया तो 4 साल तक माशाल्लाह फिर उस्ताद को मारना नहीं पड़ा। तो हो सकता है इस बच्ची की यही आदत हो, मैंने इसको थोड़ा सा सुना दिया, इसकी आवाज़ बंद हो गई। ये सही कह रही हो, क्या पता। होते हैं बाज़ बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, लेकिन उसके बाद देखो अल्लाह ने हमारी माशाल्लाह कैसे ज़बान खोल दी। नीचे मोबाइल है, फिर क्या है, झूठ तो ऐसे इसको बंद करो और ये आगे वाली को दो। नहीं मैं नहीं, आपने बात माननी है। असल बात है कि बात माननी है, बस शैतान के उसमें नहीं जाना है। इसको दे दो आगे वाली को। असल क्या है, टीचर की बात मानना, बस उसके आगे पीछे कोई बात नहीं है। तो लेकिन ये सेंसिटिव पना छोड़ दो, भाड़ में डालो इसको उठा के। हमारे साथ खुद हुआ, लेकिन ये चीज़ सही नहीं, अच्छी नहीं है, इसको ख़त्म करो और अपने अंदर वो कहते हैं ना कॉन्फिडेंस पैदा करो। आप हर माहौल में एडजस्ट हो जाएं और इतना आपके अंदर जो है ना कॉन्फिडेंस आ जाए। उर्दू में क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस को, खुद एतमादी, अपने अंदर इस कदर पैदा करो। बहरहाल कौन थे? अहमद शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। ठीक है, इनका तो बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ये देहलवी के ही रहने वाले हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और बॉर्न हुए हैं 1551 में, 1642 में इनका इंतकाल हो गया। इसके बाद है अहमद सरहंदी। चले जी, किसका नंबर था? किनका? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था, बस ये था कि तहरीकों में जो उलमा की मुख्तलिफ़ तहरीकें पाकिस्तान से रिलेटेड चली हैं, उन तहरीकों के अंदर ये भी शामिल थे। और एक खुसूसी तहरीक जो जिहाद की थी ना, उसमें इनकी का बहुत बड़ा किरदार था। मुसलमानों को जिहाद के लिए उजागर करना, उनके दिल और दिमाग को इस जिहाद की फजीलत के लिए जो है ना तरोताज़ा रखना, ये इनका एक बड़ा मिशन था। अहमद सरहंदी। चले, कौन था, किसका नंबर था? यहाँ पे कोई चल रही थी ना, चले। जो मुजद्दिद अली सानी के नाम से भी मशहूर है, हिंदुस्तानी एक इस्लामी स्कॉलर है, हनफी फ़िक़ा से रिलेटेड है, नक्शबंदी सूफ़ी सिलसिला इनका है, जो इनको मुमताज़ रुकन बनाता है एक अलहदा। 1564 में फतेहगढ़ में ये पैदा हुए थे। इसी तरह सिरहन जो देखा जाए जगह है, उसका इन्होंने कुछ आपको लोकेशन भी समझाई है। बस्सी पठान रोड पर गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब के शुमाल में थोड़े फासले पर ये वाक़ है। शेख अहमद फ़ारूकी इस मुकाम पर अकबर और जहांगीर के ज़माने में 1563 में तक रहे थे। ठीक है ना, 1624 तक, 1553 से 1624 तक वहाँ रहे। बस शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी काफ़ी है। अगर आपको आता है एग्ज़ाम में पूछते हैं तो आप शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दें, काफ़ी होगा। चलें, मौलाना अशरफ अली थानवी, किसका नंबर है? आवाज़ नहीं है? खांसी तो हमने एक दफ़ा भी नहीं सुनी आपसे। चलें जी, सुनाओ ना, हमें तो आवाज़ ही नहीं आ रही। चलो आगे वाली। हाँ, अब सुना रही हो। कायद-ए-आज़म और मोहम्मद अली जिन्ना अगरचे दोनों अलग अलग माहौल में परवरिश पाए। कायद-ए-आज़म ज़ाहिर है एक अंग्रेज़ी माहौल के अंदर, और देखा जाए तो मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह एक इस्लामी घराने में, एक इस्लामी माहौल में
लेकिन दोनों की जो शख्सियात हैं वो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मिलती जुलती थी। हालांकि ज़िंदगी भर में एक दूसरे का ज़ियारत नहीं कर सके, देखा नहीं, और लेकिन मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह का बहुत ज़्यादा ज़ोर अखलाकियात के ऊपर, मैनर्स पे होता था। इसी बुनियाद पे कायद-ए-आज़म के हर ख़त का फ़ौरी जवाब देते थे, अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद भी। कायद-ए-आज़म भी ऐसे ही करते थे और इसी तरह हर चीज़ में ये उनसे मशवरा किया करते थे। हर महज पर देखा जाए तो इन्होंने कायद-ए-आज़म का भरपूर साथ दिया, जबकि इब्तदा में देखा जाए तो मुख्तलिफ़ तहरीकों की मुखालफत ही करिए, लेकिन बाद में ख़ुद इंडियन नेशनल कांग्रेस में ये शामिल तो नहीं हो सके थे, लेकिन एक आलिम दीन और मुस्लिम रहनुमा होने के बावजूद इन्होंने फिर पूरा मुसलमानों का साथ दिया और एक अलग रियासत के लिए फिर इन्होंने भी बाद में तकरीबन हामी भर ली थी। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह, चने जी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी ये भी हिंदुस्तानी कौम परस्ती के नज़रिए पर ही थे शुरू में, और लेकिन बाद में इन्होंने जब देखा कि मुसलमानों के हालात और इन हिंदुओं के, फिर अंग्रेज़ ने जो एक तबाही इन दोनों के दरमियान मचाई, तो फिर इन्होंने भी अपना नज़रिया चेंज किया और मसाजिद में उसकी तबलीग भी शुरू कर दी। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की शदीद बहुत ज़्यादा समझाने पर इन्होंने फिर मुसलमानों का इस तौर पे साथ दिया। 1938 में हुसैन अहमद पर उनकी नज़म के नाम नहाद कौम परस्त उलमा और इस्लामिज़म जिसको कहते हैं, उम्मत के पैरोकारों के दरमियान एक गर्मा गर्मी तनाज़ा भी शुरू हो गया था। वह उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इन शॉर्ट टू द पॉइंट समझ लो। चले भाई लास्ट, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, कल ले जाएं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये एक रुकन थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और इन्होंने 1946 में कांग्रेस की सदारत कबूल नहीं की थी, जिस पर इनको बहुत ज़्यादा बाद में अफसोस हुआ था कि नेहरू ने वो उधर ले लिया था और उसने बयानात दिए थे मुख्तलिफ, जिससे मुस्लिम लीग पाकिस्तान के क़याम और काबीना के मंसूबे को फ़ायदा हुआ था। उसकी मंजूरी से ये दस्तबरदार भी हो गए थे, जिसमें तमाम सूबों और रियासतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंडियन यूनियन का तसव्वुर किया गया था, पेश किया गया था। तो एक बड़ा ओहदा था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उस ओहदे से, उस सीट से चूँकि इनकार किया था, जिसका इनको बाद में बहुत ज़्यादा अफसोस रहता था। भाई अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन यहाँ तक आपका जो है ना बिफ़ोर मिड का कंप्लीट कोर्स, हाँ वो तकरीबन कंप्लीट हो गया है। जो जो चीज़ें थी ना आपके पेपर में वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई हैं। अब एक काम कर लें, तमाम स्टूडेंट्स अपने पास से एक पेपर निकाल लें, उस पर अपना नेम रोल नंबर लिखें। माने बात माने, बस छोड़ें क्यों और चूँकि चुना के और कब और फलाना, इसको छोड़ें। पूरी क्लास अपने अपने पेपर निकाल लें। पैटर्न भी समझा देता हूँ। असाइनमेंट अभी सीआर को जमा कराना, रुक। असाइनमेंट मैंने कब दिया है? प्रीवियस वीक या उससे पहले जो दिया था? तो लेट जमा करा रही हो ना। सबका मैं असाइनमेंट तो ले जा चुका हूँ। अच्छा,
हाँ जी, नेम रोल नंबर लिखें अपना। अच्छा, डेट टाइम स्केड्यूल तो आपको पता ही होगा अपने पेपर का, मिड टर्म का जो पेपर है। और 30 मार्क्स, 25 to 30 मार्क्स का ही होता है। हमने मेरा ख्याल है 30 मार्क्स का ही बनाया था पेपर। आपके 3 क्वेश्चंस हैं टोटल पेपर पैटर्न में ना, और मैंने उसमें आपको समझा भी दिया था, अगर आपने वो वीडियो भी देख ली होगी ब्लर वाली। तो 10 मार्क्स के आपके तीनों क्वेश्चंस हैं, सेम इक्वल मार्क्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका MCQs बेस है जी, हाँ ठीक है। 10 MCQs हैं तो 0.5 पर MCQ मार्क्स हुए इसमें। हाँ नहीं है, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ पेपर पैटर्न, ये तो आपने अभी क्विज करना है। क्वेश्चन नंबर, वैसे मेरी आवाज़ तो हल्की नहीं है, उधर तक उसको आ रही है, वो जाग गई बेचारी। तो 3 क्वेश्चन हैं, इक्वल मार्क्स हैं, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए 10 मिनट में आप ये तमाम MCQs सोल्यूशन इसका निकाल सकते हैं। बहुत आसान है, इसमें आपको 4 ऑप्शंस भी दिए गए और हर किस्म के होते हैं। डेट्स वाले हो तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा ये कि ये कोशिश करें कि आप ये देख लिया करें MCQs में ना, आपके पास 1 2 3 नंबर के साथ MCQs दिए गए हैं और उसके ऑप्शंस या ABC के साथ या जिस तरह भी, तो आपको रिप्लाई में वही आंसर में लिखना चाहिए। अगर आप वो नंबरिंग करना चाह रहे हैं कि भाई ये आंसर 2 जो है ये करेक्ट है, तो आप फिर ये नहीं B डाल दें, ये गलत होता है। ये भी आपकी IQ सेंस उसको भी देखा जाता है कि बच्चे ने पढ़ा क्या और आंसर क्या दिया। तो भले आप B कह रहे हैं, वो बात सही होती है कि 2 ही कहलाता है, लेकिन वो रॉन्ग हो जाती है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। MCQs के अंदर गिच पिच ना करें उसको कि आप पहले MCQ का 1 डाल के फिर उसका पार्ट लिख रहे हैं ये करेक्ट आंसर है, या आंसर ही आप लिख रहे हैं, फिर आप 9 MCQ पे चले गए, फिर आप 7 पे आ गए, फिर 5 पे आ गए। तो ये आगे पीछे ना करें, आप स्पेस छोड़ दें। नहीं आता आपका कोई मसला नहीं है, उसकी आप लाइन छोड़ के आगे चले जाएं और ब्लैंक छोड़ दें, उसको कोई इशू नहीं है। लेकिन सीक्वेंस वाइज लिखें कम से कम, ये बेहतर तरीका होता है पेपर को हल करने का। ये अंदाज़ सही होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन 1 ही आसान लगता है तो आप वहीं से शुरू करें, वरना ठीक है आपको अगर क्वेश्चन 3 आसान लगता है आप क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट ले लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये ना करें कि क्वेश्चन नंबर 3 अभी चल रहा है, बीच में आपने क्वेश्चन 2 स्टार्ट कर दिया, फिर आगे 3 को कंटिन्यू कर दिया, फिर 1 शुरू कर दिया, फिर 2 को कंटिन्यू कर दिया। ये कोई तरीका नहीं, या आप अपने नंबर खुद माइनस करा रहे। तो टीचर के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो आपके इतने पज़ल सॉल्व करेगा पेपर के अंदर। वो डायरेक्ट उसको क्रॉस करेगा और नंबर कट कर देगा और आगे जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसीलिए मैं ये बात कह देता हूँ, इसका आसान तरीका ये है कि आप जब क्वेश्चन 1 को सॉल्व कर रहे हैं तो फिर अगर वो नहीं भी कंप्लीट हुआ, इनकम्प्लीट है, तो आप स्पेस छोड़ के चले जाएं, भले पूरा पेज छोड़ के चले जाएं आगे। बाद में आपके जहन में बात आ जाए उधर लिख लें, लेकिन आप ब्लैंक छोड़ के चले जाएं, कोई कुछ नहीं होगा। यूनिवर्सिटी आपसे नहीं पूछेगी कि आपने ये पेपर क्यों खाली छोड़ा था, इसका जवाब दें हमें, तो आपसे नहीं कोई पूछेगा। और जिस पेपर आंसर शीट पे आपका, जिस पेपर पेज 1 पे 2 पे आपका कोई आंसर कंप्लीट हो गया दरमियान में, अब वहीं से क्वेश्चन नेक्स्ट स्टार्ट ना करें, आप नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करें, क्योंकि मुमकिन है आपको बाद में कोई बात याद आ जाए, फिर आपको लिखनी पड़े, जगह नहीं। अब आप आगे लाजमी फिर कंटिन्यू क्वेश्चन 1 और उसका आंसर लिख के वहाँ से शुरू कर देंगे, तो ये आप अपने पेपर को ख़ुद ख़राब कर रहे हैं। तो आप स्पेस छोड़ के जाएं, इसमें फ़ायदा है, ठीक है ना। आप क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका MCQs 10 MCQs हैं, 0.5 मार्क्स हैं एक पर MCQ। क्वेश्चन 2 जो है ये भी 10 मार्क्स हैं इक्वल।
एस्टिमेटेड देखा जाए 20 मिनट्स बहुत ज़्यादा इनफ है इसके आंसर को भी लिखने में, कंप्लीट करने में। तो ये हाँ, वो तो देखें, ये थ्योरी बेसिस क्वेश्चन है, या आपको एक्सप्लेनेशन के साथ लिखना पड़ेगा। 10 मार्क्स का है। तो अब आपकी हैंड राइटिंग इधर मैटर करती है कि आपकी हैंड राइटिंग कैसी है। अगर आप ज़्यादा बड़ा लिखते हैं तो फिर आपको फ्रंट, बैक और फिर एक एक्स्ट्रा फ्रंट पेज लिखना चाहिए, यानी कि 3 पेजेस 10 मार्क्स हासिल करने के लिए। अगर आपकी राइटिंग बड़ी है, आप खुला खुला लिखते हैं और स्पेस ज़्यादा छोड़ते हैं, या फिर आप 3 लाइनों के अंदर एक हेडिंग डालते हैं और आपने तो 6 हेडिंग्स डाल दी, तो वो 6 हेडिंग ही 2 पेजेस पे तो 6 हेडिंग्स आ जाएंगी। तो अब आपको एक्स्ट्रा फ्रंट बैक एक यानी कि पूरा एक पेज जो है ना आगे पीछे वो लिखना चाहिए। अगर आप इतनी बड़ी हेडिंग डालते हैं, और डालना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, बड़ी हेडिंग लिखें, नुमाया करके, वाजे करके, बिल्कुल क्लियर, और हेडिंग्स डालना अच्छी बात होती है। इसलिए दिमाग में, इसीलिए मैंने बार बार कहा कि आप पॉइंट्स तो बना के रखें ना, हेडिंग्स भी बना के रखें, तो इससे पेपर अच्छा होता है। तो बहरहाल अगर आपकी राइटिंग बहुत छोटी है और आप बहुत मिला मिला के लिखते हैं वर्ड्स, तो फिर तो फ्रंट बैक भी बहुत है आपके लिए। एक 10 मार्क्स को हासिल करने के लिए 10 नंबर के एतबार से मैं आपको मटेरियल बता रहा हूँ कि कम से कम 200 वर्ड्स होने चाहिए नॉर्मली। अब आप चाहे छोटा लिखें, बड़ा लिखें, वो आपकी मर्ज़ी। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी 10 मार्क्स का है, तो उसमें भी सेम फार्मूला यही इम्प्लीमेंट होगा, यही वाला फार्मूला अप्लाई करें उस पर भी। और आपने, मेरा ख्याल है कि 3 टॉपिक्स से ज़्यादा तो कोई टॉपिक्स पढ़े भी नहीं है, तो टॉपिक्स मुझे एक अलग से आपको बिल्कुल जो है ना वाज़े करके बता देना, ये भी अच्छी बात नहीं है, गलत बात हो जाएगी। 3 ही टॉपिक आपने पढ़े हैं, वो तीनों ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। बता तो दिया कि पूरा मिड का जितना भी आपका है वही इम्पोर्टेंट है सारा जी। हाँ, पासिंग मार्क्स, फिर क्या पासिंग, क्या मैंने तो तुम्हें उससे ज़्यादा पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह, समझाया है। पासिंग मार्क्स, और इसमें हमें ग्रामेटिकल इंग्लिश नहीं चाहिए होती है, बस नॉर्मल इंग्लिश भी आपकी सही है, आप टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। भले हमें ग्रामेटिकल नहीं चाहिए कि आपने इधर आर लिखना था, इज़ क्यों लिख दिया, इधर दे लिखना था, दा क्यों लिख दिया, वो कोई इशू नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ये है कि हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने वाकई में जो रेफरेंस बुक्स थी उनको कितना देखा, हमारी स्लाइड्स को कितना देखा। बस ये 2 चीज़ें मैटर करती हैं आपके पेपर में। वहीं से हमें वर्डिंग से ही अंदाज़ा हो जाता है कि आपने कितना तैयारी की है, और गूगल या एआई से आपने जाके कितना पढ़ा है। तो कोशिश करें वहाँ से ना तैयारी करें, आप कंसर्न जो आपकी बुक्स हैं, रेफरेंस बुक्स, या फिर जो हमारे इधर ही लेक्चर्स हमने आपको डिलीवर किए हैं, आपको हमने लेक्चर्स शेयर करे, वहीं से आप मटेरियल याद करें, उसी को लिखें, उन्हीं के पॉइंट्स अपने लफ्ज़ों में बना लें, भले अपने वर्डिंग्स में लिख दें, लेकिन पॉइंट यही होने चाहिए ना, बात अपनी तरफ से फिर अलग ना हो ना, डिफरेंट सेंटेंस ना लिख दें। अब ये है कि अगर बात यही है, आप अपने अल्फाजों में भी समझा दें तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। इम्पोर्टेंट 3 ही टॉपिक्स आपने पढ़े, उसमें क्या मैं बोलूं, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं बता सकते। दिमाग भी बड़ा ही है, छोटा थोड़ी है। ये क्विज़ मैंने रखा था ना, यहाँ कहाँ चला गया, ये रहा। चले भाई, ये 1:15 हो रहे, 30 मिनट्स का क्विज़ है, स्टार्ट कर लें। प्रेजेंटेशन भी हो जाएगी बेटा, सब हो जाएगा। चलें, ये 30 मिनट्स का है। ठीक है, सही नज़र आ रहा है सबको? चले भाई, शुरू कर लें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर लें। क्या आप कोर्स आउटलाइन नहीं पढ़ते हो? जो मटेरियल मैं आपको शेयर करता हूँ ग्रुप पर, कोर्स आउटलाइन आपने खोल के नहीं पढ़ा था?
फर्स्ट डे तो मैंने यहाँ पे आपको पूरा खोल के समझाया भी था, फर्स्ट क्लास में बिल्कुल। उसमें एक बात लिखी हुई थी कि क्विज़ हमेशा सरप्राइज ही होगा, बताया नहीं जाएगा, विदाउट एनी इंटीमेशन ही क्विज़ लिया जाएगा। ठीक है, अब जल्दी शुरू कर दो, टाइम आउट हो रहा है आपका। 3-4 मिनट ऊपर हो गए। जी हाँ, आंसर लिखने। क्या नहीं पढ़ा जा रहा? Here are 5 short questions. When did Imperial Jahangir allow the English to set up a factory at Surat, and after which major event did the British mistreat the Muslims? और मोबाइल फ़ोन बंद कर दें, तस्वीरें भी ना खींचें। मोबाइल फ़ोन बंद कर दें बिल्कुल, किसी का मोबाइल नज़र ना आए मुझे। या आपने पेपर पे डायरेक्ट देखकर वहाँ से आंसर लिखने हैं। जी हाँ, डायरेक्ट आंसर लिखें। चलें जल्दी शुरू करें, जल्दी, फास्ट। जी हाँ, जो आ रहे पहले वो कर लें। जी बाद में जाना, अब पहले क्विज़ कर लो कंप्लीट। कहाँ पे? शॉर्ट आंसर आपने देना है तो आप डेट भी लिख दें, सही है। खुद से करें, अपने दिमाग से, किसी से पूछ के नहीं करना है। बातें नहीं करें, बस अपना करें। जो बात करेगा उसको स्पेशल चाइल्ड आगे बिठाऊंगा मैं।
चलो भाई आगे कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 सवाल आते हैं ना, एक आगे और है नेक्स्ट। बस अपना करो, छोड़ दो, हो गया हो गया। मोबाइल बंद कर दो, कोई बच्चा मोबाइल नहीं यूज़ करे। जिसने भी मोबाइल खोला वह बंद करे।
ये किसका मोबाइल खुला हुआ है? क्या कर रही हो? नीचे ऊपर हो जा, दोनों हाथ ऊपर करो। हाँ ऊपर रखो दोनों हाथ, नीचे नहीं जाए किसी का हाथ भी। बैग हटाओ आगे से, उसके आगे कर रही हो। क्या हुआ? ट्वेंटी है, 20 है, 20। मेरा नहीं ख्याल क्लास है, आप लोग का फर्स्ट से है ना पेपर, वही ना नेक्स्ट क्लास में पेपर है ना। फोर्थ है, हाँ बस वो जब आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा तो क्लास नहीं होती फिर, वो फिर हम आफ्टर मिड कंटिन्यू करेंगे, आफ्टर मिड कंटिन्यू होगी ना। पेपर स्टार्ट हो जाएंगे ना, एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा तो नहीं होगी। 7 हो गई ना आपकी 7 क्लासेज, ये 7th है आज। जल्दी से आओ क्योंकि क्विज चल रहा है, क्विज में थोड़ी जाने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर रहा हूँ भाई क्योंकि टाइम अब एंड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ से शुरू हो गया, एमसीक्यूज हैं। जल्दी जल्दी कर लें, जल्दी जल्दी। हाँ सिर्फ ऑप्शन नंबर डाल दें बस, ऑप्शन नंबर डाल दें जी। जल्दी नोट कर लो बस, फिर मैं हटा रहा हूँ।
हाँ 10 है मेरा ख्याल है। कर दूं, हो गया? नहीं नहीं, बस आप ऑप्शन लिख दें, A B C जो भी है। बातें क्यों कर रहे हो तुम लोग, क्या मसला है? तो टाइम ओवर हो रहा है, जल्दी करो। कितनी देर में स्टार्ट करोगे? अब जो रह गया वो छोड़ दो, स्किप करो, आगे जाओ। बस जो रह गया उसको स्किप करो, जल्दी करो, तेज। खामोश, आवाज नहीं निकले किसी की। ऊपर नहीं, जो रह गया स्किप करो, बस आगे करो। वो लास्ट वाली लड़की मोबाइल बंद करो जल्दी। किस वजह से देख रही हो तुम? जो निकल गया उसको छोड़ दो, आगे चलो। बस चलो, 5 ही हैं, कंप्लीट हो गए। मुझे लग रहा था 10 है। क्या नीचे क्या रखा हुआ है? क्या है नीचे? ऊपर रखो। फाइव का क्या है? बातें नहीं, खामोश, वरना मैं उठा के यहाँ बिठाने वाला हूँ। अब हो गया, कलेक्ट कर लें, सबका ले लें, जिस हो गए कंप्लीट तो दे दो भाई। सब हो गया, सबका टाइम भी हो गया है। नाम रोल नंबर लिख दिया सबने? हो गया? नहीं हुआ तो करो ना जल्दी, फिर 1-2 मिनट में हो गया था तुम्हारा। इधर सबका हो गया? इनको दे दो। हाँ, ABCD 1 2 3 जो है वो लिख दो।
अटेंडेंस मैं सेव कर चुका हूँ। तुम कब आई हो? सेव हो गई वो, अब कहाँ करेक्शन होती है, इतनी आसानी से होती भी नहीं है। पता नहीं, मुझे याद नहीं है तो इतना। अटेंडेंस तुम कब आई हो? मैं तो सेव कर चुका हूँ उसको। कौन सा ग्रुप नंबर 1 की हो गई थी प्रेजेंटेशन? ग्रुप नंबर 1 वाले आ जाएं, यहाँ व्हाट्सएप पे ओपन करें, स्टार्ट करें, जल्दी करें। ग्रुप नंबर 1 ईमेल किया था बस, अब व्हाट्सएप पे खोलो, अब नहीं करनी। क्या हो गया? वॉशरूम जाओ, जल्दी जाओ, जाएं, जल्दी से आ जाएं। हाँ रख दें नीचे, मतलब उसको अलग करके रखिएगा। वो आगे दो उसको, पेपर पे लिख के दे दो अब अटेंडेंस। वो आगे वाली लड़की है उसका भी लिख दो उस पर, ये जो बैठी हुई है सामने, अटेंडेंस उस पर लिख के दो। जल्दी आ जाओ। हाँ सही है, ठीक है। जी चले स्टार्ट करें। लास्ट वाली का नाम ही नहीं है शीट में, वो कह रही हूँ। ये जो आगे बैठी हैं वो, उनके अभी की अटेंडेंस, इनका नाम लिख लें, इस पे अपना नाम भी लिख लो आप। चले भाई स्टार्ट कर लें, क्या हुआ? हाँ हाँ जाओ जी। Today, my friend and I are honored to talk about national heroes of Pakistan. So let's talk about few of them. These heroes have made immense contribution in
progress, prosperity and independence of Pakistan. So let's talk about Quaid Azam. किस चीज़ का topic? Founder of Pakistan. उन्होंने पाकिस्तान के मुस्लिम को स्ट्रगल करने के लिए बहुत मोटिवेट किया कि उनकी प्रोग्रेस, prosperity और independence लाइफ में बहुत कुछ Second one is Yaqub Ali Khan as the first Prime Minister of Pakistan. Yaqub Ali Khan played a key role in shaping country's early years and is remembered as the chairman of अल्लामा इकबाल इज अ ग्रेट पोएट, फिलोसोफर और वो पॉलिटिशियन भी बहुत अच्छे थे। उनकी पोइट्री ने मुस्लिम्स को मोटिवेट किया ताकि वो एक जमात कर सकें अपने सेपरेट होने के लिए। Abdul Sattar is a dedicated person. He dedicated his life to serving the poor and needy. He founded the ED Foundation, which provides ambulance service, healthcare and social welfare programs across फातिमा जिन्ना बहुत उन्होंने मादरे थे। उन्होंने वो एक स्ट्रॉन्ग एडवोकेट थी ताकि वुमेन्स के राइट्स और जो भी उनकी डेमोक्रेसी वगैरह है उसको सपोर्ट कर सकें और पाकिस्तान को इंस्पायर कर सकें। The next one is Abdul Jalil Khan, a renowned nuclear भाई बातें नहीं करो, गौर से सुनो। Khan led Pakistan's nuclear program and played a key role in the country's nuclear development. So, as we discussed all national heroes, that we have left an incredible mark on Pakistan's history. Their courage, vision, and sacrifice continue to inspire us. Let's honor the legacy by working towards prosperous and peaceful Pakistan. Thank you. अच्छा भाई देखें, इन्होंने प्रेजेंटेशन दी है, यहाँ खड़ी रहो। कोई सवाल करना है किसी ने इनसे? आप इनको ज़रा मुतवज्जे करें। क्या कर रही है मोबाइल में? मैं इधर कुछ कह रहा हूँ ना। कोई क्वेश्चंस करना है इनसे आपने? कोई क्वेश्चन? कुछ नहीं करने? आप लोगों ने भी इनसे नहीं करने? अच्छा खड़े रहें इधर। अच्छा मोबाइल बंद करें ज़रा, और तमाम स्टूडेंट्स इधर ही देखें ज़रा। फर्स्ट स्लाइड ओपन करें, क्योंकि अब मैं क्वेश्चंस करूंगा और नंबर आपके माइनस होंगे। चलें ऊपर ले आए फर्स्ट पॉइंट पे, फर्स्ट स्लाइड। अच्छा जी लड़की वो कोने वाली, इन्होंने क्या प्रेजेंट किया है अभी टॉपिक बताएं। फर्स्ट स्लाइड पे ही रखें, फर्स्ट स्लाइड नहीं, इससे भी ऊपर थी। क्या बताया? नेशनल हीरो से इनका टॉपिक था। फिर क्या था? बारे में छोड़े, मैं कह रहा हूँ टॉपिक क्या था इनका। अच्छा जी, आप जो है ना लास्ट वाली लड़की, इन्होंने कौन कौन से नेशनल हीरोज बताएं? बस यहीं पे स्लाइड को रहने दें। सुना नहीं आपने? बताएं, अभी बताएं। अच्छा हाँ भाई, आप आगे करें ज़रा, नेक्स्ट स्लाइड। पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। अच्छा प्राइम मिनिस्टर उर्दू में क्या बोलते हैं उसको जी? सदर, वज़ीर आज़म थे। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड पे आए। हाँ जी, उनके साथ के साथ वाली तीसरी लड़की, ये जो बैठी हुई है, क्या बताया था इन्होंने डॉक्टर अल्लामा इकबाल के मुताल्लिक? यहाँ अच्छा चले नेक्स्ट स्लाइड पे आए। हाँ जी, CR साहिबा, क्या बताया इन्होंने यहाँ पे? ये कौन है? आप ही। एनजीओ बनाई थी, बहुत सारे सबकी हेल्प की थी और काफ़ी ज़्यादा लोग गरीब लोगों की मदद की थी। काफ़ी जो इंतकाल कर गए थे उनको बनाने में मदद की थी।
एम्बुलेंस सर्विसेज भी निकाली थी, मतलब उनकी एम्बुलेंसेस अभी तक चल रही हैं और अभी भी लोग हेल्प कर रही हैं। उनका नाम बोलो। अच्छा, यहीं पे रहने दें, पीछे ही आ जाएं वापस। हाँ जी, अब आप बताएं इनके बारे में, क्या बताया था इन्होंने? बताएं ना, ये कौन है? अच्छा, और यहाँ से भी आप बताएं ज़रा इनके बारे में। ये नेशनल हीरो है ना, बताएं ज़रा। वही बता दें जो इन्होंने बताया। अच्छा, चलें पहले ये बताएं कि नेशनल हीरो हैं ये? अभी आपने बोला था कि पाकिस्तान बनने से पहले के जो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में आने मदद की थी वो नेशनल हीरो। तो मतलब ये प्रेजेंटेशन सही हुई, गलत हुई? और आप लोग सही हुए। प्रेजेंटेशन सही गलत हुई, लेकिन आप लोग सही हुए। मैंने जब बोला भी सवाल करें, क्वेश्चंस पूछें, तो आपने कहा कोई क्वेश्चन ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है। इन्होंने भी कहा हमें भी कोई सवाल नहीं करना, बस डबले उस्ताद जाने दो, जैसे चल रहे वैसे ही चलने दो। तो जब ये नेशनल हीरो ही नहीं है तो आप लोग सुन रहे हैं और गलत को भी बर्दाश्त कर रहे हैं, ये भी गलत है। मैंने कितनी दफ़ा मना किया है ना कि गूगल और एआई को अपना दिमाग मत बनाओ, उससे हेल्प लो, मदद लो, लेकिन इंसानों की तरह। आप इंसान आप हैं, वो इंसान नहीं है। अकल आपके पास है। अगर आप भी पढ़े लिखे जाहिल बन जाएं उसके साथ, तो फिर हम किस दीवार पे टक्कर मारें जाके? बता दें हमें। तो बहरहाल ये तो नेशनल हीरोज़ हैं ही नहीं, उनको ऐड करें बीच के अंदर। प्रेजेंटेशन को ज़ीरो करें, अपने 15 नंबर 0। तो यही एक ही गलती में तो बेटा काम हो जाता है ख़राब। मेहनत आपने गलत कर दी ना। आपको मतलब इतनी कॉमन सेंस नहीं है कि नेशनल हीरो कौन होता है। अपने टॉपिक के बारे में आपको खुद नहीं पता। तो अब ये है कि दोबारा इसको बनाएं प्रेजेंटेशन और फिर प्रेजेंट करें। जाएं, आ जाएं भाई। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 कौन है? हो गई। ग्रुप नंबर 3, 4, ग्रुप नंबर 4 नेम देखें। ग्रुप नंबर 4 कौन से? आप हैं ग्रुप नंबर 4। ग्रुप नंबर 4 कौन है भाई? या तो यस करें और इधर आए फ़ौरन, वरना मैं 0 मार्किंग करूंगा अभी फ़ौरन इसी वक्त। जो प्रेजेंट नहीं करेगा वो ग्रुप 0 होता जाएगा, उसको हम मिड के बाद भी मौका नहीं देंगे। इसीलिए फ़ौरन ग्रुप नंबर 4 देखें ज़रा क्या नाम है। क्या है? ग्रुप नंबर 4 कौन है? मैं क्या पूछ रहा हूँ? तो ग्रुप 4 कहाँ गया फिर? मैंने आपको यही कहा था वहीं पे कि जो आप फर्स्ट ग्रुप के अंदर ऐड हुए हैं बस वही आपका ग्रुप नंबर है। ये बात मैंने कही है वहाँ। फर्स्ट ग्रुप यानी कि आपको अगर सबसे पहले ग्रुप 4 अलॉट हुआ था तो आप उसी ग्रुप में, ग्रुप 4 में। मैंने उसका सलूशन कर दिया था ना। अब आपकी तैयारी है तो आ जाए। क्योंकि देखें मैंने टॉपिक बहुत अरसे के असाइन किए हैं। मैं तो तमाम ग्रुप्स की प्रेजेंटेशन लेनी है ना। अगर 22 भी है तो आ जाएं, चलें ग्रुप नंबर 22 ही आ जाएं।
आ जाए, कोई मसला नहीं है, जाएं जल्दी आए, टाइम कम है ना, ताकि हम 2-3 ग्रुप्स की हो जाए। पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद बहुत सी मुश्किलात फेस की क्योंकि उनकी सेपरेशन हो चुकी थी, तो उनके पास कोई गवर्नमेंट नहीं था, और दूसरी चीज़ उनके पास कोई अच्छी तरह से एक्सपीरियंस वाला गवर्नमेंट नहीं था, कोई चलाने के लिए था नहीं, उनको चलाने के लिए था नहीं। और जो हिजरत करके जो लोग आए थे हमारे पास, उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, खाने के लिए खाना नहीं था, और जॉब्स नहीं थे, तो सब चीज़ खत्म हो गया। और उसी दौरान हमारे पास ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है वो भी सामने आया था, और पाकिस्तान उसके साथ साथ कश्मीर का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा है। और इफेक्टिव जो इस्टेब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बताया जा रहा है 1947 में पाकिस्तान के पास कोई गवर्नमेंट नहीं था जो चला सकता था, तो उस दौरान एक्ट 1935 को टेम्परेरी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमें उस टाइम हमने चलाया था, ठीक है। और जो फर्स्ट असेंबली थी 1947 से लेकर 1954 के दरमियान बहुत से बनाए थे, बहुत से कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किए थे, लेकिन वो चलने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था उस दौर में। तो एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में ये कहा गया था कि पाकिस्तान एक ऐसा डेमोक्रेटिक मुल्क है जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स के ऊपर चलेगा। एंड 1956 में हमारे को अपना आइन मिल गया था, उसमें ये चीज़ डिक्लेयर हो चुका था कि पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक है। डिफाइनिंग ऑफ नेशनल आइडेंटिटी बयान किया गया है इसमें आपको। इसमें ये बताया गया था कि पाकिस्तान के मुल्क के अंदर जितने भी लोग हैं उन सबकी अपनी एक अलग पहचान होगी, ये बताया गया था। और उर्दू लैंग्वेज को हमने अपनी नेशनल लैंग्वेज माना था, और दूसरी बात हमने अपनी नेशनल लिबास है ईश्वरवाद माना था। और जो चीज़ हमें दूसरों से डिफरेंट करती है, दूसरों से अलग दिखाती है, वो हमारा बिलीफ, हमारा अल्लाह पे यकीन, हमारा कल्चर और हमारी उर्दू लैंग्वेज, ये हमें दूसरों से डिफरेंट बनाती है। थैंक यू सो मच जी। My district was political, stability and weak governance आ रही थी, frequent changes हो रहे थे leadership में, political experience instability मची हुई थी, और फिर dismissal of first constitutional assembly हुई थी 1954 में, वो क्वेश्चन हो गई थी क्राइसिस की वजह से। डिसएग्रीमेंट हुए थे ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से। The situation of the role of military intervention, the role of military in stability and security. मिलिट्री ने पूरी फोर्स में प्रोटेक्ट करा था एनिमीज से पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की सेफ्टी के लिए बहुत मेहनत करी थी। It played an important role in maintaining law and order, defending borders, बल्कि after 1954 Kashmir won, military represented itself as a stabilizing force in political affairs. Military rule happens when army takes over the government and they are in ruler, जो government को elect करते हैं, उनके अलावा army सारे को लेती है, सारे decisions होते हैं country के वो लेती है। वो fix करते हैं problem, corruption और instability जैसे, और military rule होता है ताकि democracy strong हो जाए, और limit जब लोगों के rights उनको limit करने होता है, slow down political growth. Military rule ends up further countries often face challenges regarding bureaucratic corruption. And in conclusion, Pakistan currently the status of it was struggling with democracy. Because the work of balance currently has a Islamic values democracy के साथ, and because the political system was weak, the military was powerful over it, and although army ने help किया था stability maintain के बाद, its strong role showed down the growth of real democracy. These early challenges to the strength of Pakistan's political group and government currently right now. ठीक है जी, एनी क्वेश्चंस? कोई सवाल करना है किसी ने? हाँ जी, स्टूडेंट सवाल करना है किसी ने कोई? इनका क्वेश्चंस है भाई। जाओ, हो गया तो निकलो, चाहो 1 मिनट भी नहीं रुकना, जाओ ना, तुम्हें जल्दी होती है। अब्दुल्ला हो ना? असद।
कोई आया हुआ है तो जाओ, अटेंडेंस तो हो गई ना। सही है। और किसी का कोई सवाल है भाई? हाँ जी, क्या सवाल है? नहीं है कोई क्वेश्चन किसी का? आपने करना है इनसे कोई क्वेश्चन, कुछ पूछना है? अच्छा, ये ग्रुप नंबर क्या था? 4 ना, वैसे 22। ग्रुप नंबर 4 तक जितने स्टूडेंट्स का अभी हो गई ना प्रेजेंटेशन, वो उन्होंने ग्रुप पर सेंड नहीं किया अपना, कि जिन्होंने प्रेजेंट कर लिया ग्रुप 1 2। तो मैंने कहा तो था, ये अनाउंसमेंट की थी कि सीआर को भेज दें, वो ग्रुप पे डाल देंगी, क्योंकि ग्रुप पर तो हमें नहीं मिला ना अभी तक। और सीआर तो आप ग्रुप से एडमिन निकाल सकती हैं, कौन है, वही सीआर होते हैं। सर आपको भेजते हैं presentation? अभी भेजें अभी। ये ग्रुप 1 कौन है? हाँ भेजें इनको, वो ग्रुप पर डालेंगी, जो क्लास का ग्रुप है उस पर डालेंगी। और ग्रुप 2 वाले कौन है? आप भी इनको भेजें, ये ग्रुप पे शेयर करेंगे फिर। और डन करके अगर उसमें कोई एब्सेंट है तो वो भी लिखें। और ग्रुप नंबर 3 वाले जिन्होंने अभी किया था वो क्या कर चुके थे, तो आप सीआर को भेजें अभी ग्रुप। ये सारे काम क्लास में मुझे खुद ही करवाने पड़ते हैं। क्यों भाई, क्या हो गया? बैठ जाओ ना, किधर जा रहे हो?